Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल के बारे में। तो इस वीडियो में आपको ये समझने मिलेगा कि जो सॉइल है सॉइल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ सॉइल का जो कंपोजिशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। सॉइल के कंपोजिशन में जैसे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि सॉइल के अंदर जो वाटर है, तो वाटर कौन कौन सा होता है, कौन सा जो वाटर है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो वाटर के डिफरेंट टाइप उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ काफ़ी टेक्निकल टर्म, इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है, जैसे कि फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग कोफिशिएंट, ये भी हमें समझने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ जो है जैसे कि ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस किस तरीके से बनती है, ह्यूमस के इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपका सॉइल का, तो इसमें बने रहिए लास्ट तक। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले सॉइल जो होता है सॉलम वर्ड से, लैटिन वर्ड से मिलकर बना है सॉलम, जिसका मीनिंग है फ्लोर और ग्राउंड। जैसे कि हम देखते हैं कि सॉइल जो होती है अर्थ के मतलब टॉप पार्ट में कवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जैसे कि एग्जाम में बस इतना ही पूछा था कि स्टडी ऑफ सॉइल, ज़्यादातर डीप में नहीं जाते हैं, तो स्टडी ऑफ सॉइल का आंसर हो जाता है पेडोलॉजी, ठीक है। तो पेडोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल है। फिर भी हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ सॉइल की, और सॉइल का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, तो ये जो है इसमें पेडोलॉजी के अंदर देखा जाता है। एडेफोलॉजी जो है इसके अंदर देखा जाए तो जैसे कि सॉइल की प्रॉपर्टीज है इन रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। अगर आपको ये टर्म देखने को मिलती है कि सॉइल का अगर जैसे कि रिलेशन इन ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड ऑफ क्रॉप जो है, अगर क्रॉप से रिलेटेड अगर इसकी स्टडी की जाए सॉइल की, तो वो एडेफोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा आप क्रॉप का जो टेक्निकल टर्म है वो ध्यान रखना। एक जैसे कि काफ़ी जैसे जॉफे और मॉर्बट जो हैं उन साइंटिस्ट हैं, इनके अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें देखिए आप, इन्होंने टर्म जो यूज किए थे कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी है, डेवलप बाई नेचुरल फोर्सेस। ये भी सही है क्योंकि टेम्परेचर है, वाटर क्लाइमेट होता है वहाँ का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब नेचुरल फोर्स के अंदर काउंट होते हैं, नेचुरल फोर्स ही हैं। एक्टिंग ऑन नेचुरल मटेरियल का मीनिंग हो गया रॉक से, कि भाई रॉक का जो होगा विदरिंग प्रोसेस होगी और उसके थ्रू सॉइल बनेगी। तो यहाँ जो नेचुरल मटेरियल है रॉक है, विदरिंग नेचुरल प्रोसेस है, एंड नेचुरल बॉडी अपने आप में सॉइल है नेचुरल, क्योंकि इस नेचुरल है। तो इस तरीके से सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन नेचुरल मटेरियल। इट इज़ यूजुअली डिफ्रेंशिएटेड इन होराइजन ऑफ मिनरल्स। ये भी एकदम सही है क्योंकि आप देखेंगे जब हम सॉइल प्रोफाइल स्टडी करते हैं तो उसमें होराइजन स्टडी करते हैं, जो कि वर्टिकल लेयरिंग है सॉइल की, जिसे हम होराइजन बोलते हैं। तो उसमें हम देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी तो यहाँ इतना ही काफ़ी है हमारे लिए कि सॉइल इज यूजुअली डिफ्रेंशिएटेड इनटू होराइजन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वेरिएबल डेप्थ which differ from the parent material in morphological, physical and constitutional chemical properties and composition। तो ये ओवरऑल यही बताना चाह रहे हैं कि सॉइल जो होता है नेचुरल होता है, एंड इसको आप देखेंगे सॉइल को तो इनकी लेयरिंग बनी होती है अलग अलग लेवल पर, जैसे कि हम देखते हैं O, A, B, C और R। ये जब हम सॉइल प्रोफाइल में स्टडी करते हैं तो ये जो होते हैं मिनरल्स के अकॉर्डिंग इनका जो है लेयरिंग है, कलर्स के अकॉर्डिंग जो इसे क्लासीफाई किया गया है, तो वो हम सॉइल प्रोफाइल में स्टडी करेंगे। अब देखते हैं कि सॉइल की अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो सॉइल जो है रीजन ऑन द ग्रोथ सरफेस है, जैसे कि वेयर जियोलॉजी एंड बायोलॉजी मीट ईच अदर, क्योंकि बायोलॉजी एंड जियोलॉजी का मतलब हो गया अर्थ से, और बायोलॉजी क्या है क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ जो कि जियोलॉजी है अपने आप में, तो इन दोनों का एक जगह मेल होता है, वो उस रीजन को सॉइल कहा जा सकता है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है काफ़ी। अगर आप जैसे बीएससी लेवल पर लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव। तो ये बीएससी लेवल पर लिखना सफिशिएंट है। अब हम देख लेते हैं कि जो अर्थ होती है वो किस तरीके से होती है। वैसे तो जियोग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं, बट फिर भी ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। जैसे अर्थ है,
अर्थ को दिखा रखा है। अगर आप यहाँ तक देखेंगे मिड तक और इस तरीके से, तो आप अर्थ को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं लेयरिंग में। तो ये जो किलोमीटर में लेंथ दिखा रखी है, डेप्थ दिखा रखी है इसकी 6378 किलोमीटर्स हैं। एंड इसमें सबसे देखिए, सबसे ऊपर की तरफ क्रस्ट है जो कि लगभग 100 किलोमीटर थिक होती है। उसके बाद में हम मेंटल देखते हैं। एंड अंदर की तरफ जो है कोर है। कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर एंड इनर कोर। ठीक है, अब जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्रस्ट है। ठीक है, एंड क्रस्ट जो होती है, जैसे कि जिस पे हम रहते हैं अभी, जो है पार्ट है वो क्रस्ट का पार्ट काउंट होता है। ठीक है, क्रस्ट से जस्ट नीचे मेंटल है। मेंटल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर में ये पार्ट नज़र आ रहा है, तो ये मेंटल का पार्ट है। मेंटल से जस्ट नीचे एस्थेनोस्फीयर आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ये सेमी लिक्विड पार्ट होता है। और इससे नीचे फिर से मेंटल वाला पार्ट है यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है मेंटल के अंदर काउंट होता है। एंड आउटर कोर जो है यहाँ पर लिक्विड है और इनर कोर जो होता है सॉलिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड होता है। तो मेजरली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब हमें जो देखना है सोइल को समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट पे फोकस करना है, क्योंकि क्रस्ट जैसे कि यहाँ लिखा है अर्थ क्रस्ट है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब क्रस्ट की अपर लेयर जो है, अपर मोस्ट लेयर जो होता है वो सोइल होता है। ठीक है, तो क्रस्ट जो होता है 100 किलोमीटर थिक होता है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो सॉइल होगा क्रस्ट का। ठीक है, यहाँ ये जो दिखा रखे हैं माउंटेन दिखा रखे हैं, माउंटेन जैसे कि हिमालय वगैरह माउंटेन देखते हैं हम, ये भी हम क्या देखते हैं, क्रस्ट पे ही देखते हैं। तो ये सब भी क्रस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, एक टेक्निकल टर्म एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो लिथोस्फीयर में आप देखिए क्रस्ट तो काउंट होता ही है, प्लस अपर मेंटल पार्ट जो होता है वो क्रस्ट में काउंट होता है। यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइट ब्राउन कलर वाला पोर्शन है ये जो होगा वो इसमें काउंट होगा अपर मेंटल के अंदर। तो अपर मेंटल जो होता है इस तरीके से पोर्शन है। तो क्रस्ट एंड अपर मेंटल ये दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। तो ये टर्म आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर सॉइल है। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन कि भाई सॉइल फॉर्मेशन होता है किस तरीके से। तो सॉइल फॉर्मेशन काफ़ी लंबी प्रोसेस है, फिर भी हम देखना चाहेंगे कि इसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे विदरिंग है, डिसइंटीग्रेशन है ऑफ बेड रॉक। तो ये प्रोसेस सबसे पहले आपको देखने को मिलती है। जैसे कि नीचे रॉक है तो इसकी क्या होगी, विदरिंग होगी सबसे पहले। तो इस तरीके से क्या होंगे, बड़े बड़े स्टोन वगैरह जो बनेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हम सी में कवर करते हैं। जो सबसे जैसे कि नीचे वाली लेयर होती है ए बी सी, तो सी के अंदर हम देखते हैं। और जो आर पोर्शन होता है रेगोलिथ वाला है, जो कि जिसमें हम देखेंगे बेड रॉक वगैरह होती है। तो इस तरीके से तो विदरिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बेड रॉक फॉर्मिंग रेगोलिथ। ठीक है, तो सबसे पहले रॉक की क्या होगी, विदरिंग होगी, जिससे क्या होगा बड़े बड़े पत्थर बनेंगे जिन्हें हम पेबल्स बोल सकते हैं, वो बनेंगे। इसके बाद में उनका और ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा और ज़्यादा विदरिंग होगी। तो उसके बाद में जो लेयर बनती है, जैसे कि हम देखते हैं कि सी लेयर है, फिर बी लेयर है एंड ए लेयर है। इस तरीके से धीरे धीरे जो है डिग्रेडेशन होता रहेगा और लेयरिंग बनती रहेगी। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, विदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ बेड रॉक। ठीक है, इसके बाद में जो प्रोसेस देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें हमें क्या ऐड करने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना पड़ता है सॉइल के अंदर, तभी सॉइल बनती है। सॉइल की कंपोजिशन का पार्ट है ये। तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू रिजल्टिंग एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये होगा। इसके बाद में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स बाय सॉइल मटेरियल ऑफ वेरिंग डेप्थ, कि टाइम के साथ में क्या होगा, जो मिनरल्स बने हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी क्या होता है, लीचिंग होती है। तो लीचिंग के थ्रू क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो सॉइल फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें एक्चुअली क्या होता है, सॉइल कंपोजिशन जब हम समझ लेते हैं तो उसके बाद में हमारे लिए इजी हो जाता है सॉइल फॉर्मेशन को समझना भी।
क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट सॉइल के अंदर हैं तो फिर हम वो आइडिया लगा सकते हैं कि ये कहाँ से आए होंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसे बस थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे देखिए, आप जब कंपोजिशन देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कंपोजिशन पार्ट। कंपोजिशन जो है इसे समझने के लिए देखिए, कंपोजिशन जो है यहाँ देखिए आप, ये जो ग्राफ बना रखा है, बनाया है यहाँ पर चार्ट बनाया है, इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है मिनरल्स होते हैं 45% है, उसके बाद में 5% ऑर्गेनिक मैटर है एंड 25% वाटर एंड 25% एयर। ओके, तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो आंसर हो जाता है मिनरल्स होते हैं सबसे ज़्यादा, या इनऑर्गेनिक कंटेंट भी लिखा जा सकता है वहाँ, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी इसमें लिखा जा सकता है, मिनरल्स भी लिखे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, जो कि कितने 45% है। ठीक है, तो 45% इनऑर्गेनिक मैटर है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है, 25% वाटर एंड 25% यहाँ पर एयर आपको नज़र आ रही है। तो ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा कितना कंपोनेंट कितना परसेंटेज है। एक यहाँ और देख लीजिए, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, अगर इसमें भी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है ऑर्गेनिक मैटर में, ह्यूमस। ठीक है, बाद में रूट और फिर 10% जो है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर अपने आप में कितना है, 5% है सॉइल का, और इसका भी सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, ह्यूमस। और ह्यूमस के अंदर भी सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ह्यूमस में कार्बन ज़्यादा होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ निकल के आते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज़्यादा कौन सा है, ह्यूमस, और ह्यूमस में भी सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं हम मिनरल कंपोनेंट। ठीक है, अब मिनरल्स जैसे हम टर्म यूज करते हैं, तो रॉक जो होती है, रॉक वो किसकी बनी होती है, मिनरल्स की बनी होती है, और मिनरल्स रॉक की विदरिंग से ही क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मिनरल्स सॉइल के अंदर ऐड होते हैं वो किससे होते हैं, पेरेंट रॉक से। इसीलिए यहाँ लिखा है कि डेराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक और रेगुलेटेड बाय विदरिंग। ठीक है, तो विदरिंग प्रोसेस होगी, उसके थ्रू जो होते हैं सॉइल के अंदर मिनरल्स ऐड होते हैं बाय रॉक, रॉक की विदरिंग होगी और उससे क्या होंगे, मिनरल्स यहाँ पर ऐड होंगे। नेक्स्ट है इसी में फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, अब मिनरल्स के अंदर देखो, मिनरल्स के अंदर जो रॉक के विदरिंग से जो पार्टिकल्स बनेंगे वो डिफरेंट साइज़ के होंगे। ठीक है, जैसे रॉक है, रॉक की विदरिंग हुई तो कुछ अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स बनेंगे, और उन पार्टिकल की साइज़ के अकॉर्डिंग जो होता है सॉइल का टेक्सचर डिसाइड होता है। अगर सॉइल में किस साइज़ के रॉक पार्टिकल्स हैं उसके बेसिस पर ही क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर डिसाइड होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, सॉइल का टेक्सचर बताता है कि सॉइल के अंदर किस साइज़ के पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स को साइज़ के बेसिस पर 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ सबसे बड़ी साइज सैंड की है, देन सिल्ट है और सबसे स्मॉल क्ले है। अगर इन तीनों का मिक्सचर किसी सॉइल में मिले तो उसे लोमी सॉइल कहा जाता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मिनरल्स में क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। ये मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मिनरल्स में हमें ये समझना है, समझ में आया कि मिनरल्स मिलते किससे हैं, पेरेंट रॉक की विदरिंग से। ठीक है, मिनरल्स की साइज जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसी के बेसिस पर जो होते हैं सॉइल का टेक्सचर डिसाइड होता है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल, ये जो रॉक पार्टिकल बने हैं या इनकी साइज़ डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि सैंड, सिल्ट और क्ले है, और सबसे छोटा क्ले है। ठीक है, और सबसे बड़ा सैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और जिसे ह्यूमस भी कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड जो रिमेन होते हैं, जैसे कि प्लांट है, एनिमल पार्ट है, प्लांट का पार्ट कोई टूट के गिर गया है, एनिमल की डेथ हो गई है। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके थ्रू जो होते हैं सॉइल के अंदर
ऑर्गेनिक मैटर की मिक्सचर होता है। ऑर्गेनिक मैटर का मीनिंग हो गया जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। वो सॉइल के अंदर कहाँ से आते हैं? वो आते हैं प्लांट और एनिमल जो होते हैं इनके जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले जब सॉइल फॉर्मेशन बताया था तो उसमें बताया था वीदरिंग। वीदरिंग से क्या होता है? मिनरल्स आते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट किससे आते हैं? डिकम्पोजिशन से। इसीलिए सॉइल फॉर्मेशन में ये प्रोसेस काउंट होती है। ठीक है, अब आप देखिए ह्यूमस देखते हैं हम ऑर्गेनिक कंटेंट में। ऑर्गेनिक में आपको ध्यान तो ये रखना ही है ना कि ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक 5% है सॉइल कंपोजिशन का, और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? ह्यूमस। ठीक है, तो ह्यूमस के बारे में हम देखते हैं कि ह्यूमस जो होता है क्या है? प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है। मतलब सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो प्लांट और जो एनिमल डेड मटेरियल है उसका क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं। तो उसी के थ्रू क्या होते हैं? मिनरल्स ऐड होते हैं। तो यहाँ इसीलिए लिखा है कि ह्यूमस जो है प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है। ये डार्क कलर होता है, इसका कलर जो आपको डार्क मिलेगा। डायनामिक है। डायनामिक का मतलब हो गया कि जो ह्यूमस होती है उसकी कंपोजिशन जो होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, फिक्स नहीं है कि टाइम के साथ में उसकी कंपोजिशन जो होती है वो चेंज होती रहती है। ये जेली लाइक का एमोर्फस सब्सटेंस है, मतलब ये इसमें पोरोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये सॉइल की भी पोरोसिटी बढ़ाता है। कंपोज्ड ऑफ रेजिडुअल ऑर्गेनिक मैटर नॉट रेडियली डिकम्पोज्ड बाई सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये फीचर्स आपको जो है ह्यूमस के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ह्यूमस फॉर्मेशन को ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। अब देखते हैं कि ह्यूमस का अगर देखी जाए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बन कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ह्यूमस के अंदर कार्बन कंटेंट जो होगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं ह्यूमस के प्रॉपर्टीज़ में, जैसे ह्यूमस इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉलाइड जो कॉलाइड्स होते हैं उसके फॉर्म में ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो अमाउंट होता है वो आपको डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट मिलेगा। ह्यूमस परसेंटेज इन द सॉइल इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, ये भी सही है कि ह्यूमस का फॉर्मेशन जो होता है वो क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर कोई सॉइल जो है ड्राई है और कहीं क्लाइमेट हॉट है तो वहाँ पर उस सॉइल के अंदर आपको ह्यूमस जो होता है कम मिलेगा। वहीं अगर कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है, या टेम्परेचर मतलब कम तो नहीं कह सकते, टेम्परेचर एक एवरेज का है और ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ पर जो है आपको जो ह्यूमस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ भी लिखा है इट इज़ लेस इन एरिड सॉइल, मतलब जो एरिड सॉइल होती है मतलब जहाँ वाटर कम है वहाँ ये कम मिलेगी, और जो ह्यूमिड सॉइल होगी वहाँ ये ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, और ये जो मिलती है वो आपको टॉप लेयर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ह्यूमस क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन डीप लेयर, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने वाला है। जैसे कि सॉइल प्रोफाइल में सबसे टॉप जो लेयर होती है वो ओ लेयर होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से तो ओ लेयर है, फिर ए लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है। तो यहाँ पर ए लेयर में आपको ह्यूमस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, फिर बी लेयर में और सी लेयर में फिर कम होती जाती है। तो सी लेयर में तो आपको कम्प्लीटली एब्सेंट ही मिलेगी, बी में मिलेगी एंड ए में मिलेगी। तो यहाँ पर जो ह्यूमस होगी वो ए में ज़्यादा होगी बी के कंपैरिजन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं ह्यूमस जो बनती है वो बनती किस तरीके से। जैसे कि सोयल का पार्ट, ये जैसे कि हमारा जो लैंड पार्ट है उसका हम बेस का देखते हैं, तो प्लांट पार्ट है, प्लांट पार्ट से कोई पार्ट गिरेगा यहाँ, तो जब वो गिरता है तो वो क्या कहलाएगा? लिटर। तो जब जैसे कि डेड ऑर्गेनिक पार्ट है जैसे कि प्लांट का है या एनिमल का है, तो वो फर्स्ट टाइम जब गिरेगा, ठीक है, टॉप फ्लोर पे, तो उसे हम लिटर कहते हैं। और ये पुअरली डिके होता है क्योंकि अभी इसका डिके स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये पुअरली डिके डेड पार्ट होता है। जब लिटर का डिके हो जाता है, ठीक है, थोड़ा पार्शियली डिकम्पोज हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जो गिरा था वो पार्शियली डिकम्पोज्ड है, तो उसे डफ कहा जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर अनडिके है तो वो लिटर होता है, और पार्शियली डिके होता है तो डफ बन जाता है।
और उसके बाद में जो है अगर उसका और ज़्यादा डिके हो चुका है, या ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली डिकम्पोज्ड है, तो उसे कहा जाता है लीफ मोल्ड और ह्यूमस। ठीक है, तो यही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे कम डिके किसका है, लेटर का है, फिर डफ का है, और फिर जो होता है ह्यूमस का। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया अपना, कि भाई सबसे कम किसका है, लीटर का है, और फिर जो है डफ का है, और सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन किसका हुआ है, ह्यूमस का। तो ये जो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, जैसे कि आपने पीट सॉइल के बारे में भी सुना होगा तो जनरली जैसे वाटर वगैरह जो वाटर लॉग्ड एरिया होता है वहाँ आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो वहाँ क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो मतलब गिरता रहता है, बट उसका डिकम्पोजिशन इतना नहीं हो पाता जैसे कि नॉर्मल ह्यूमस फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एक्यूमुलेशन ऑफ सच अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक जो रिमेन्स होते हैं उसे पीट कहा जाता है। मतलब अनडिकम्पोज मतलब उसका डिकम्पोजिशन इतना हुआ नहीं है। तो अगर उसका एक्यूमुलेशन होता है, वो अगर इकट्ठे होते हैं किसी जगह पर, ठीक है, तो उससे कहा जाता है पीट। ठीक है, तो सम टाइम ये क्या एनारोबिक कंडीशन जहाँ होती है वहाँ होती है, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हाईली एक्टिव रहते हैं, और ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए भी जो एरोबिक कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल मानी जाती है। एनएरोबिक कंडीशन में जो डिकम्पोजिशन होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होने की वजह से डिकम्पोजिशन इतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में ये जो पीट फॉर्मेशन है वो आपको एनएरोबिक कंडीशन में देखने को मिलेगी, जहाँ पर डेड रिमेन्स आर नॉट एट ऑल एक्टेड अपॉन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे अच्छे से एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्या होता है, जो अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और इस अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर के इकट्ठे होने को पीट कहा जाता है। ये पीट पर्टिकुलर सॉइल का टाइप हो गया। अब देखते हैं ह्यूमस जो होता है उसका रोल क्या है। जैसे कि बताया कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है तो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेगा, फर्टिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है, और कई सारे ऑर्गेनिक एसिड भी इसमें ऐड करता है, ठीक है, मिनरल्स जो हैं उन्हें डिजॉल्व करेगा, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। पोरोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सॉइल की पोरोसिटी को इंक्रीज करता है, जिससे कि वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये पोरस बढ़ने की वजह से एरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो एयर वगैरह होती है वो पोर में रहती है, तो पोर बढ़ेंगे तो एयर भी बढ़ेगा, परकोलेशन बढ़ेगा जो कि फेवरेबल है। एज ए सीमेंट काम करता है क्योंकि सैंड पार्टिकल्स को बांध के रखता है, ठीक है। एंड जब पोरोसिटी वगैरह बढ़ेगी, सब कुछ होगा, सॉइल की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से ह्यूमस के काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट जो रोल हैं वो ध्यान रखने हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, पोरोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, एज ए सीमेंट वर्क करता है, प्लांट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, एरेशन परकोलेशन बढ़ाता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। अब जो ह्यूमस के बारे में बताया कि ये किस तरीके से जो होता है ह्यूमस को रेट ऑफ ह्यूमिफिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे प्लांट, एनिमल, सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होंगे उन पे भी डिपेंड करेगा ह्यूमस का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पे। टेम्परेचर जो होगा, अगर टेम्परेचर एक लेवल से कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ह्यूमिफिकेशन जो होता है वो कम हो पाता है। एरेशन एंड मॉइस्चर जो है उसका भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें भी क्या होती है जो ह्यूमिफिकेशन को बढ़ा देती है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ड्राई कंडीशन है तो वहाँ ह्यूमस कम मिलेगी, अगर ह्यूमिड कंडीशन है तो वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा मिलेगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ड्राई कंडीशन हो जाएगी तो ह्यूमस कम मिलेगी, तो टेम्परेचर का कम होना ज़रूरी है। तो ये कंडीशन जो है वो आपको ध्यान रखनी है दिमाग में। अब हम देखते हैं सॉइल। तो हमने देखा कि जैसे मिनरल जो सॉइल कंपोजिशन में थी, तो हमने इनऑर्गेनिक कवर कर लिया जो 45% है, ऑर्गेनिक कवर कर लिया जो 5% है। अब हम देखेंगे वाटर एंड एयर। तो हम पहले एयर देख लेते हैं। एयर जो कितना होता है, 25% होता है सॉइल का कंपोजिशन का, 25% कितना है एयर होता है। और एयर में भी क्या होता है, आपको
कौन कौन सी एयर देखने को मिलेगी यहाँ पर? सबसे पहले तो एयर मिलेगी कहाँ आपको? सोयल पोर के अंदर, जो सोयल पोर होते हैं उसमें आपको एयर मिलेगी। एंड नेक्स्ट जो होता है इसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा, CO2 मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, ये गैसेज जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, CO2 जो होता है वो ज़्यादा होता है। CO2 जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा मिलेगा। इसकी भी कई सारी वजह हैं, जैसे कि CO2 जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है प्लांट के थ्रू यूज कर लिया जाता है, और CO2 जो होता है प्लांट के थ्रू क्या होगा यहाँ पर, जो जैसे कि प्लांट है सॉइल के अंदर की तरफ है, यहाँ रूट्स हैं, तो यहाँ पर जो सॉइल पार्ट होगा, सॉइल पोर होंगे, उसमें जो है ऑक्सीजन तो प्लांट के थ्रू यूज हो जाएगी, और CO2 जो बनती है वो बनती है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं उसको डिके करेंगे, तो उससे क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। तो इस वजह से CO2 का आपको परसेंटेज जो है ज़्यादा मिलेगा। एक देखते हैं कि इन द कल्टिवेटेड लैंड जो होती है, जैसे कि हाल ही में इसका कल्टीवेशन हुआ है, वहाँ पर परसेंटेज ऑफ CO2 इज मच हायर देन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। ठीक है, एंड बट ऑक्सीजन कंटेंट इन सच सॉइल इज पुअर देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कल्टिवेटेड लैंड है उसमें ऑक्सीजन जो है वो आपको कम मिलेगी, क्योंकि प्लांट यूज कर लेते हैं, और CO2 जो कंसनट्रेशन है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी कल्टिवेटेड लैंड के अंदर। The amount of CO2 increases with the increase in depth of soil due to the decomposition of accumulated organic matter and abundance of plant root। ठीक है, तो CO2 के बढ़ने की दो वजह हो गई, एक तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका, एंड अबंडेंस ऑफ रूट, प्लांट रूट, जो प्लांट रूट होता है उसकी वजह से भी क्या होगा, आपको CO2 जो है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से CO2 सॉइल के अंदर ज़्यादा होती है, एंड जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे सॉइल के अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज होता रहेगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं सॉइल वाटर। सॉइल वाटर कितना परसेंटेज था? 25% था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले कि सॉइल वाटर का मतलब है कि वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। ठीक है, अब इसमें वाटर के टाइप देखते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल वाटर है, कैपिलरी वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर वेपर है, एंड कंबाइंड वाटर है। अब वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहले ये देखते हैं, हम इससे समझने की कोशिश करते हैं, कुछ देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 तरह के वाटर दिखा रखे हैं, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक। ओके, सबसे पहले ग्रेविटेशनल देखिए, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो सॉइल पार्टिकल है ब्राउन कलर के, उसके चारों ओर ब्लू कलर का जो है वाटर फॉर्म में दिखा रखा है, जो कि क्या कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, जब रेन वाटर आता है या जब इरिगेशन किया जाता है, इरिगेशन मतलब पानी, खेतों में पानी दिया जाता है या लैंड पार्ट पे पानी दिया जा रहा है किसी वजह से, तो इरिगेशन किया जा रहा है और या बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल में वाटर आएगा। तो एक हम देखते हैं कि पहले अज्यूम करते हैं कि सॉइल एकदम ड्राई थी, पानी आया तो सॉइल क्या होगी, गीली होगी तो सॉइल क्या होता है, अचानक से गीली होते ही पानी सारा नीचे नहीं चला जाता, सॉइल धीरे धीरे गीली होगी, बट एक लेवल आएगा उसके बाद में सॉइल के अंदर वाटर रखने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, एक्सेस वाटर, क्योंकि आप जैसे कि मैंने आपको कहा, ध्यान रखना कि एक लेवल आएगा सेचुरेशन का, जब सॉइल के अंदर वाटर रखने की कैपेसिटी नहीं रहती है, सॉइल एकदम गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, उसके बाद में जो वाटर आएगा वो एक्सेस वाटर होगा, और वो एक्सेस वाटर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के अंदर नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में एरो दिखा रखा है वो यही बता रखा है कि सॉइल कंप्लीटली क्या हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। अब उसके बाद में जो वाटर उसमें आएगा, वो वाटर अब सॉइल में नहीं रुकेगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ ड्रेन हो जाता है। ठीक है, ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ड्रेन आउट हो जाता है, और फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर चला जाता है और ग्राउंड वाटर बन जाता है। ये जो एक्सेस वाटर है, इसी एक्सेस वाटर को ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल कीवर्ड में क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो एक्सेस वाटर है। ठीक है, जो कि नीचे की ओर चला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में,
ठीक है, इन्फ्लुएंस के अंदर। एंड फाइनली जो होता है जाकर क्या बन जाएगा, ग्राउंड वाटर का फॉर्म बन जाता है, ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। इस वाटर को ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर और यहाँ वाले में आप देखिए क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पर आपको स्पेस नजर आ रहा है बीच में वाइट कलर का। ठीक है, तो होता क्या है कि सोयल पार्टिकल है उसके चारों ओर वाटर आपको देखने को मिलेगा। जो पेरिफ एरिया है सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ, या कह सकते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एक एरिया जहाँ पर आपको वाटर देखने को मिल रहा है। और तो होता एक्चुअली क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप फिर से देखिए ये पूरा एकदम कवर्ड है, इसमें ग्रेविटेशनल वाटर नीचे जा रहा है। जब ग्रेविटेशनल वाटर नीचे चल गया है, ठीक है, चला गया है, उसके बाद में भी क्या होगा, एकदम सॉइल जो होगी वेट रहेगी, कोई इस तरह का वाइट फॉर्म में मतलब आपको पोर नज़र नहीं आ रहा है। बट होता है क्या, जैसे जैसे सॉइल ड्राई होती है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, सैचुरेशन सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है। सैचुरेटेड सॉइल में जैसे जैसे ड्राई होगी सॉइल, क्योंकि उसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा, प्लांट्स के थ्रू होगा, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसकी वजह से ड्राई होगी सॉइल, तो फिर क्या होगा, वाटर जो होता है नीचे जाने लग जाता है। तो उसके बाद में कुछ वाटर जो होता है नीचे जाने लगेगा, तो इस फॉर्म में आपको नज़र आएगा कि जो माइक्रोपोर्स हैं उसमें जो वाटर बचेगा सिर्फ और सिर्फ, बाकी तो पोर्स के थ्रू क्या चला गया, नीचे चला गया है। सो जो सोयल है उसके चारों ओर जो है आपको वाटर मिलेगा इस फॉर्म में, उस वाटर को कहा जाता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो ये जो वाटर होता है वो सोयल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके चारों ओर आपको मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन आती है सैचुरेशन के, जब सैचुरेशन की स्थिति खत्म होने लगती है तब आपको ये कंडीशन कैपिलरी वाटर वाली देखने को मिलेगी। तो वाटर हेल्ड इन माइक्रोपोर, ठीक है, ये ग्रेविटेशन वाटर तो क्या है, नीचे चला गया। कैपिलरी वाटर कहाँ है, वाटर हेल्ड इन माइक्रोपोर्स। ठीक है, एंड अवेलेबल वाटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो होता है ऐसा वाटर है जो कि प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, बाकी तो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये सोयल पार्टिकल है, सोयल पार्टिकल के चारों ओर जो इसकी सरफेस पे जो एब्जॉर्ब रहता है उस वाटर को हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि रिमेनिंग वाटर एड हियर टू सोयल पार्टिकल एंड इज अनअवेलेबल टू प्लांट, ये भी जो प्लांट को नहीं मिलता है। और जो सोयल पार्टिकल होता है, यहाँ आप देखिए सोयल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर जो एड हियर वाटर है उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एंड अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल वाटर है तो एक्सेस वाटर होगा, ये नीचे चला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में। ठीक है, और नीचे जाकर ये ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। तो ये टर्म कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने। कैपिलरी वाटर जो होगा ग्रेविटेशनल वाटर में, ये आप बात जरूर ध्यान रखना कि जो एक्सेस वाटर की कंडीशन आती है वो सैचुरेशन के बाद में आती है। एक बार सॉइल जब सैचुरेट हो जाएगी उसके बाद में अगर सॉइल में वाटर आता है तो एक्सेस वाटर बन जाता है और वो जो है नीचे की ओर मूव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, एंड फाइनली जो होता है वो नीचे जाके ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। तो ये ग्रेविटेशनल वाटर होता है। कैपिलरी वाटर जो होता है वो देखिए, वाटर विच इज हेल्ड बाई सरफेस टेंशन एंड अट्रैक्शन फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है और सॉइल पार्टिकल का जो फोर्स होता है, सॉइल पार्टिकल जो होते हैं वो फोर्स सरफेस टेंशन यहाँ दिखाएगा। तो उस केस में सरफेस टेंशन एंड अट्रैक्शन फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो सॉइल पार्टिकल के चारों ओर एक थिन फिल्म बनाता है वाटर की, उस वाटर को ही कैपिलरी वाटर कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ सॉइल पार्टिकल हैं, इनके चारों ओर जो है एक पतली जो है वाटर की फिल्म बन जाएगी, उसे ही कहा जाएगा। और यहाँ पर जो मेन रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है, सरफेस टेंशन एंड अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे सॉइल ड्राई होएगी ना तो उस कंडीशन में क्या होंगे, पोर्स जो होंगे उनके बीच में इस पे जो सॉइल पोर्स होते हैं उनके बीच में ड्राई कंडीशन वाटर के कंटेंट कम होता जाएगा, तो इस वजह ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे सॉइल ड्राई होगी वैसे वैसे वाटर जो होता है नीचे की ओर मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो कैपिलरी वाटर इज़ द मेन वाटर इज़ अवेलेबल टू प्लांट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेविटेशनल वाटर और कैपिलरी वाटर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशनल वाटर जो नीचे चला जाता है और कैपिलरी वाटर जो कि सॉइल पार्टिकल के चारों ओर आपको देखने को मिलेगा।
हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो होता है, जैसे कि अभी बताया था मैंने, सॉइल जो पार्टिकल है उसके ऊपर की तरफ एडजॉर्ब कंडीशन में जो वाटर रहता है उससे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एडजॉर्ब ऑन द सॉइल पार्टिकल एंड हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड कोहेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एडजॉर्ब का मतलब हो गया कि वो सॉइल पार्टिकल की सतह पर ये अधिशोषित हो जाता है। ठीक है, तो इस वाटर को हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो होगी सॉइल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी इन वेपर फॉर्म। ठीक है, जो कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड कंबाइंड वाटर जो है वो है केमिकल फॉर्म में जो वाटर रहता है, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ में यहाँ पर वाटर जो है वाटर अटैच हो रखा है, तो इस वाटर फॉर्म को क्या कहा जाएगा, कंबाइंड वाटर। तो इस तरीके से सॉइल के अंदर हमने देखा कि ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर वेपर एंड कंबाइंड वाटर होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर। अब आप देखिए फील्ड कैपेसिटी एंड जो विल्टिंग कोफिशिएंट है, ये देखने से पहले आप एक बार फिर से ये फोटो देख लीजिए यहाँ ताकि आपको दिमाग में रहे। यहाँ पर विल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ है और फील्ड कैपेसिटी यहाँ है। मतलब जब सॉइल सैचुरेट होती है उस कंडीशन में आपको फील्ड कैपेसिटी देखने को मिलेगी, और जब हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन आपको देखने को मिल रही है उस समय आपको विल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। अब ये है क्या, वो हम देख लेते हैं कि फील्ड कैपेसिटी क्या होता है और विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए सैचुरेट सॉइल है, मतलब सॉइल पे जो वाटर होल्डिंग, मतलब सॉइल जो हो रही है सैचुरेट हो चुकी है, मतलब उसके साथ वाटर जितना, एक सॉइल के अंदर जितना वाटर हो सकता है उतना वाटर सॉइल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में उसमें वाटर जो आएगा वो ग्रेविटेशनल वाटर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में एक सॉइल कितना वाटर रख सकती है, ठीक है, पर्टिकुलर सॉइल है, सॉइल के टेक्सचर पे डिपेंड करेगा सॉइल का टेक्सचर क्या है। ठीक है, तो सॉइल, एक पर्टिकुलर सॉइल जो है वो कितना वाटर रख सकती है, उस वाटर को कहा जाता है उसकी फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, और वहीं जब सॉइल के अंदर से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, ड्राई हो चुका है, ठीक है, वाटर ख़त्म हो चुका है, अब जो है हाइग्रोस्कोपिक वाली कंडीशन है, और जैसे कि आपको यहाँ पर सॉइल पोर्स के बीच में वाटर दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ जो है वाटर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, वाटर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है विल्टिंग। ठीक है, एक सॉइल जिसमें कम, मतलब मैक्सिमम वाटर है, ठीक है, वो जो कंडीशन है फील्ड कैपेसिटी है, और एक कंडीशन जहाँ मिनिमम वाटर है वो कंडीशन विल्टिंग पॉइंट वाली है। ठीक है, अब भी देखते हैं डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड द सॉइल पार्टिकल एट सैचुरेशन स्टेज। जैसे कि मैंने बताया था कि ये सैचुरेशन स्टेज है, इसमें हम ग्रेविटेशनल वाटर काउंट नहीं करेंगे, यहाँ -g करेंगे, फील्ड कैपेसिटी -g होती है, मतलब सैचुरेशन वाटर। ठीक है, और इससे ग्रेविटेशनल वाटर देखिए, यहाँ पर ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो अलग हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ सैचुरेशन वाटर, ठीक है, सैचुरेशन स्टेज जो होगी वो क्या होगी, फील्ड कैपेसिटी होगी। और इसके बाद में जब पानी ख़त्म हो चुका है वो विल्टिंग वाली कंडीशन होती है। इसमें देखिए, अगर आपको फील्ड कैपेसिटी तो समझ में आ गया होगा कि सॉइल के अंदर जो वाटर रखने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाला जो कंडीशन है, ठीक है, उसे फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है, सैचुरेशन स्टेज में आपको ये देखने को मिलेगी। एंड विल्टिंग कोफिशिएंट क्या है, जैसे कि वाटर लॉस हो रहा है, सॉइल से इवेपोरेशन हो रहा है, प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कंटिन्यूस लॉस होगा वाटर का, तो इस वजह से क्या होगा, फाइनली जो वाटर जो होता है कम हो जाता है और सॉइल जो होती है वो ड्राई हो जाती है। इस कंडीशन में सॉइल जब ड्राई हो जाएगी तो प्लांट को वाटर नहीं मिल पाएगा, और प्लांट जो होता है वो क्या हो जाता है, अब टर्जिड नहीं रह पाता। ठीक है, टर्जिड नहीं रहेगा, तो इस कंडीशन में फाइनली जो होता है परमानेंट विल्टिंग जो होती है प्लांट में हो जाती है, मतलब प्लांट का मुरझाना। प्लांट जो होता है वो स्थायी रूप से जो होता है वो मुरझा जाएगा। ठीक है, जो स्थायी रूप से मुरझा जाएगा वो कंडीशन जो वाली है, जब प्लांट जो होता है स्थायी रूप से मुरझा जाता है, उस कंडीशन में सॉइल में जो वाटर का जो अमाउंट है उस अमाउंट को विल्टिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, देखिए, एट परमानेंट विल्टिंग स्टेज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल इज कॉल्ड
विल्टिंग कोफिशिएंट। तो जब प्लांट परमानेंट मुरझा जाता है उस कंडीशन में सॉइल के अंदर जो वाटर है या जो मॉइस्चर है उसके परसेंटेज को विल्टिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फील्ड कैपेसिटी क्या है, सैचुरेशन की स्टेज में जो सॉइल के अंदर वाटर होता है उसे फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है। और इसी तरीके से जब सॉइल जब परमानेंट विल्टिंग स्टेज होती है उस कंडीशन में सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है उसके परसेंटेज को विल्टिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। तो आई होप आपको विल्टिंग कोफिशिएंट एंड जो फील्ड कैपेसिटी है वो समझ में आ गया होगा। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर ही कंसिडर करेंगे हम, बट ये जो है अलग से ऑर्गेनिज्म भी हम काउंट कर सकते हैं। तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे फ्लोरा एंड फौना में। फ्लोरा जो है वो देखिए एल्गी हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया जो होता है वो 90% होता है टोटल फ्लोरा का, मतलब जो फ्लोरा है उसमें 90% कौन सा होगा, बैक्टीरिया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो होता है वो देखिए आपको न्यूट्रल सॉइल में होता है, फंजाई एसिडिक सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा, एंड एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है वो सलाइन सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा। फौना जो है वो प्रोटोजोआ हैं, निमेटोड्स हैं, माइट्स हैं, अर्थवॉर्म है, जो कि आपको सॉइल के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इनका रोल देख लेते हैं, रोल क्या है। ये जो रोल है देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो कौन ऐड करता है, ऑर्गेनिक मैटर कौन ऐड करता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं, तो वही तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स भी करते हैं, जैसे कि फ्यूजेरिक एसिड है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जैसे कि जिब्रेलिन वगैरह है, इसका जो प्रोडक्शन है करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आपको अच्छे से पता ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल में। मिक्सिंग ऑफ सॉइल का काम करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन सॉइल एरेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ह्यूमस वगैरह बनाएंगे तो ह्यूमस वगैरह भी बनेगी तो उससे फाइनली सॉइल के अंदर पोरोसिटी इंक्रीज होगी तो एरेशन होगा। ठीक है, एंड फाइनली जो है वो है एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड सॉइल बाइंडिंग, वो ह्यूमस के थ्रू ही है। तो ये जो है इसके रोल हैं, मेनली डिकम्पोजिशन है, टॉक्सिन का प्रोडक्शन है, जिब्रेलिन मतलब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल है, सॉइल एरेशन है, सॉइल पोरोसिटी है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने का काम ये करते हैं। ठीक है, एंड कॉज इंजरी टू द प्लांट, ठीक है, कुछ कंडीशन में प्लांट को इंजरी भी करते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट में डिजीज वगैरह कॉज करने का काम होता है। तो ये था सॉइल कंपोजिशन। ठीक है, इससे बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।